नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेर सैनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड चैप्टर 5 भारत माता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। यह वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें तमाम सभी कवि परिचय, कविता परिचय, उसके बाद से अर्थ, उसके बाद से क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबरिया क्वेश्चन, संपूर्ण इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक जितने भी बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जितने बच्चों ने अभी तक अपने सभी साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को मैं स्टार्ट कर पाऊं। तो चलिए, आज के क्लास को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत नहीं है भाई साहब, यहाँ पे हिंदी है, ध्यान रखिएगा। टाइपिंग हो गया है हिंदी। भारत माता काव्य खंड, काव्य खंड के 5वां चैप्टर, ठीक है। तो आज हम लोग भारत माता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनका जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत जी है। समझ में आ गया? तो चलिए, सबसे पहले भारत माता चैप्टर में, सबसे पहले हम लोग कवि परिचय को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत माता के लेखक कौन है, कवि कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर हुआ? तो कहेगा भारत माता पाठ्य के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म जी? अल्मोर जिला के रमणीय स्थल कसौनी में, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग मारिएगा 20 मई 1900 ईस्वी में। कहाँ पे? अल्मोर जिला के कसौनी जगह पे, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। समझ में आ गया? अब जिस तरह से ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक आउट करिए। क्लियर हुआ? यस या नो? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर। अब चलिए, सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। यही है कि सुमित्रा नंदन जो पंत जी थे, उनका जो जन्म हुआ था, उनके 6 घंटे के बाद ही उनके मां का मृत्यु हो गया था। और उनके माता का क्या नाम था भाई? सरस्वती देवी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत का माता का क्या नाम है, तो सरस्वती देवी। और इनके पिता का क्या नाम है? गंगादत्त पंत। क्लियर है? तो आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के माता के नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त पंत। क्लियर है? अब है गंगादत्त पंत पेशे से कौसौनी की एस्टेट में अकाउंटेंट थे। क्लियर है? यानी कि गंगादत्त इनके यानी कि पिता टी एस्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट। और इनकी जो मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1917 ईस्वी में, यानी जन्म 1920 में हुआ था और इनका मृत्यु 1977 में हुआ था। समझ में आ गया? यानी कि 77 वर्ष तक इन्होंने। तो अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत माता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? अल्मोर जिला, उत्तरांचल में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माँ का मृत्यु हो गया था। उनके माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त पंत, और गंगादत्त पंत जो है वो अकाउंटेंट थे। और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, और इनकी जो प्रमुख रचना था उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, यहाँ पे पल्लव VVI है, और उसका से गुंजन, युगांत भी VVI है, युगवानी भी VVI है। आता है कि युगवानी के रचनाकार कौन है? ग्राम्या, ग्राम्या ये बहुत VVI है। आ गया? स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चितंबरा भी बहुत VVI है।
आदि। समझ में आ गया। पंत जी के नाटक आलोचना, पंत जी नाटक आलोचना कहानी उपन्यास आदि भी। चिदम्बरा पर इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। तो आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कौन थे, तो आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्या सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा अवार्ड मिला था, चाहे कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप लोग टिक आउट मारिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब किस रचना पर मिला था, चिदम्बरा पर मिला। फर्स्ट VBI ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ गया। आएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, चिदम्बरा पर मिला था। क्लियर हुआ। अब चलिए, यह प्राकृतिक और संदर्भ के प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत थे। तो आएगा कि प्राकृतिक और संदर्भ के प्रेमी कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन। और पंत जी प्राकृतिक से क्षयवादी है, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। तो आएगा कि प्रमुख क्षयवादी कवि कौन है, या प्राकृतिक संदर्भ प्रेमी कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन। मानवतावादी कवि तथा अतिवादी कवि और संगीत में घोर विरोधी। क्लियर है। चलिए, तो अभी तक इनके जीवनी में हम लोग पढ़े कि आपका सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा भारत माता शीर्षक कविता लिखा गया था, और उनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1977 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था कौसौनी उत्तरांचल में, और इनके जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माँ का मृत्यु हो गया था। इनकी माँ का नाम था सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त, जो कि पेशे से अकाउंटेंट। उसके बाद से इनकी प्रमुख रचना उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। क्लियर है। इसमें चिदम्बरा, युगवाणी, युगांत, पल्लव, ग्राम्य बहुत भी। उसके बाद से पंत जी नाटक भी इन्होंने लिखा था, आलोचना भी लिखा था, कहानी भी, उपन्यास भी, ये सब लिखा था। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी, ये VBI ऑब्जेक्टिव। और प्रकृति और संदर्भ के प्रेमी कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। या यह क्षयवादी कवि भी है, मानवतावादी कवि भी है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, तो अभी हम लोग पढ़े थे कवि परिचय के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कविता के बारे में। तो देखिए, दिया है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल। श्यामल मतलब हरा भरा। ग्रामवासिनी, गांवों में निवास करती, यानी कि भारत माता कहाँ निवास करती है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना के आंसू जल मिट्टी प्रतिमा। कवि पंत जी कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माता की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है, गांवों में, जहाँ खेत सदा यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ के निवासी शोषण के चक्कर पर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी दयनीय प्रतीक है, सीधे सीधे किसान के दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास है। यानी कह रहे हैं कि भारत माता क्या है, ग्रामवासिनी है, भारत माता गाँव में निवास करती है। तो आता है यहाँ पे प्रश्न कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। क्लियर है। तो कह रहे हैं कवि पंत जी की भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना की आंसू जल मिट्टी प्रतिमा। कवि पंत जी कह रहे हैं कि भारतीय ग्रामीण की दुर्दशा का चित्र है कि भारत माता यानी कि भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है। यहाँ खेत हरे भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो किसान है वो वहाँ ये थी शोषण के चक्की में पिसकर मजबूर दिखाई देते हैं, इसलिए इनकी जो प्रतिमा जो है उदास है, आंसू आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है कि दैन जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्मन मन, वह अपने घर में प्रवासी। ठीक है। तो भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसने की दयनीय दशा और दुखपूर्ण जीवन करुणा कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जमींदारों और सुदाखोर
साहूकार के शोषण से इन्हें अति गरीब चेतना शुल्क बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण हो रहे अन्यायों को झुकाए पलक देखने को मजबूर है। अपने अंदर पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर है। त्रसदी ने अपने जीवन को निराश बना दिया है और वो अपने ही घर में अधिकार से वो अपने ही घर में प्रवासिनी गुलाम हो। जैन जरित मतलब क्या होता है? गरीबी। वही अपलक नत चितवन अधरों में नोदन युग की तम से विस्मन मन वो अपने घर में प्रवासी। भारत माता के कर्म सपूत किसने दयनीय और दुखपूर्ण जीवन करुणा को प्रस्तुत करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि जमींदारों और सुखखोर साहूकार के शोषण से अति गरीब चेतना शुल्क बना दिया है। वो अपने आपको मजबूरी के कारण हो रहे अन्यायों के झुकाए पलक झुलकाए बिना एकटक देख रहे हैं और अपना पीड़ा जो है अंदर ही अंदर सह रहे हैं। तरसदी अपने जीवन की निराश बना दी, तो अपने ही घर में अधिकार से। चलिए आगे कह रहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन अर्थ क्षुद्रित शोषित निरस्त्रजन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। यानी कह रहे हैं अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता के 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्ध पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश है। इनमें प्रतिकार और विरोध करने का शक्ति नहीं रहा है, यानी मना करने का विरोध करने का शक्ति नहीं रहा है। वे मूर्ख असभ्य अशिक्षित गरीब पैर के नीचे गर्मी वर्षा जाड़ा का कपट सहन करते। और 30 कोटि संतान नग्न तन यानी कि भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तन खाली पेट जीवन व्यतीत करने पर क्या है? विवश है। और वे क्या है? मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है और अपने मस्तिष्क को तरुतल यानी नीचे किए हुए ठंडा गर्मी सब क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त कर। ठीक है, यह देखिए उस टाइम जो भारत का जो जनसंख्या था 30 करोड़ था, अभी 130 करोड़ के आसपास है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि स्वर्ण सस्य पर पद तल कुंठित लंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित आ कंदन कंपित अधर मन स्मित राहु गरिषित शरतेंदु हासनी। कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार। यानी जो देखिएगा जो धान वगैरह के जो फसल पक जाता है तो पीला दिखाई देता है। वही कह रहे हैं जिनकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है वो पराधीनता। पराधीनता का मतलब क्या होता है? गुलामी। गुलामी के कारण क्या कर रहे हैं? वे शोषण के शिकार हो गए। वे उनके हर अपमान शोषण अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए। आ गया, यानी कि स्वर्ण सत्य पर पद तल लंठित धरती सा सुन मन कुंठ आक्रंदन कंपित अधर मन स्मित राहु ग्रसित शरद हेतु हासिनी। क्लियर है? तो चलिए तो यहाँ पे कह रहे कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, प्रधानता के कारण गुलामी के कारण वे शोषण के शिकार है, वे उनके हर अपमान शोषण अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। अर्थात वे जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत है कि खुलकर रो भी नहीं कर सकते हैं। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था को देखकर कभी दुख से भर जाते हैं। जिस देश की वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमक आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण। देखिए अंग्रेज का एक एक नारा था, मैं बार बार कहता हूँ, उन लोग का एक एक नारा था कि अंग्रेज का एक नारा था कि एक भाई को मिलाकर एक भाई से लड़ाया, बदले में धन दौलत राजपाट पाया, वो जात थे लुटेरे लूटने ही आए थे, भारत की संप्रदा को चूसने ही आए थे।
एक भाई को मिलाकर एक भाई को लड़ाया, बदले में धन दौलत राजपाट पाया, राज्यपाट पाया। समझ में आ गया? तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे है कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज अंकित, आनमित नयन नभ वाष्प आच्छादित, आनंद श्री छाया शशि ज्ञान मूड गीता प्रकाश। कभी पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचारों एवं शोषण से जो लोग उदास, निराश और हताश है, यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है, देशवासियों की ऐसा मन की पर कवि आचर प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या जहां गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण क्या है, आ गया। यानी कवि पंत जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों के अत्याचारों के शोषण से लोग उदास और निराश और हताश है, यानी वातावरण पूरा निराशी छाई हुई है। देशवासियों की ऐसे मन की स्थिति पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिसकी मुख की शोभा चंद्रमा से दी जाती थी, या जहां गीता जैसी प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई, वहां के लोग इतना अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण गुलाम है। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है? आगे है कि सफल आज उसका तप संयम, मिला अहिंसा स्तन सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकास। यानी कह रहे हैं कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश लेकर लोगों के मन का भय, अज्ञान, भ्रम का हरण कर भारत माता को स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश आ रहा है। कि कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन के भय, अज्ञान और भ्रम को हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कवि परिचय, उसके बाद से हम लोग कविता का अर्थ हम लोग देखें। क्लियर है? कविता के अर्थ में डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं डाउट है तो एक बार यस सर बोल दीजिए, ताकि आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करिए जरूर, और अपने सभी तमाम मित्रों को शेयर कर दीजिए भाई साहब। चलिए, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति कविता की है। भारत माता स्वदेशी हिरोशिमा जनतंत्र का जन्म। भाई साहब नागिन डांस हो जाना चाहिए अभी तक। 30 कोटि संतान नग्न, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता ही होगा रे भाई, सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। आप सब कमेंट करते रहिएगा आंसर में, क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ। देखिए, कभी सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? फ्रांसीसी, भारत माता, अंग्रेज, जापानी। तो कौन? अब लोग हम लोग देखे कि भारत माता ग्रामवासिनी, यानी कि भारत माता जो है गांव में निवास करती है और वो अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, गुलाम बनी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? मूर्ति को, बड़ी बहन को, भारत माता को, माता को। तो मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत माता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? त्रिवेदी युग, क्षयवादी युग, भारतेंदु युग। क्षयवादी युग प्रमुख कवि है, और ये प्रकृति के प्रेमी, प्राकृतिक सर्व के प्रेमी कवि भी आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता से ग्रसित है? 30 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़। तो 30 करोड़ संतान नग्न तन, यानी जाएगा 30। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि युग पथ किस कवि की रचना है? बोला था ना मैंने, अनामिका का, बीरेन डंगवाल का, सुमित्रा नंदन पंत का, जीवन दास का। किसका है भाई साहब? सुमित्रा नंदन पंत का ही होगा जी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मस्ट भी क्वेश्चन से रे भाई। तो चिदम्बरा, लोकतायन, सत्यकाम, स्वर्ण किरणम।
ये तो चारों इन्हीं का रचना है, लेकिन सितंबरा पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था, 1800, 1700, 1900, 1905 में, तो ईस्वी में हुआ था। का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत यानी कि सुमित्रानंदन किस काव्य संकलन से लिया गया है। गुंजन से, युगवाणी से, ग्रामीण से, आयोग ग्राम्य होता है, ग्राम्य दिया होगा, ग्राम्य से लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, यथार्थवाद का, गांधी का, अरविंद का, आध्यात्मिक का, यथार्थवाद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। मस्ट भी क्वेश्चन भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। निराला को, जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु को, पंत को जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुंजन किस कवि की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, जीवन आनंद दास, सुमित्रानंद पंत, रेनर मारिया रील के। ऑप्शन नंबर सी, कुंजन। चलिए अगला, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। तो आप सब इसका राइट आंसर कमेंट करिए, उदास माटी की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युगवाणी किसकी रचना है। मस्ट भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। युगवाणी किसकी रचना है, तो याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, अज्ञे की, नारायण का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। क्लास अगर समझ में आ रहा है तो आप सब कमेंट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को मानव संदर्भ ने किस ओर आकृष्ट किया। आध्यात्मिक की ओर, अतिवादिता की ओर, संकीर्णता की ओर, समाजवाद की ओर। इसका राइट आंसर आप सब कमेंट करिए। देखिए हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग हालांकि देखे थे, आप लोग का पहला वाला क्लास में है बताए थे कि सुमित्रानंदन पंत क्या थे, छायावादी कवि के थे, लेकिन उनके विचार मानवतावादी थे। मानवतावादी कवि तथा अतिवादी कवि संकीर्णता के घोर विरोधी थे। समझ में आ गया ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करिए। हालांकि मैं बता रहा हूं, हाँ समाजवाद की ओर होना ही चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सफल आज उसका तम संयम, पिला अहिंसा अस्तन शुद्धोत्तम, प्रकृति उपयुक्त किस कविता की है। स्वदेशी की, भारत माता की, जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा। तो काहे का स्वदेशी जी, यह नहीं होगा, जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा भी नहीं होगा, भारत माता होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 2001 गया क्वेश्चन है जी। चलिए भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे गई है। कंचन से, सूर्य से, पुष्प से और छायायुक्त चंद्र से। तो चंद्र से ही किया गया है। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता की है। भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। फ्रांसीसी, भारत माता, अंग्रेज, जापानी। कौन बनी हुई है, भारत माता बनी हुई है, अपने ही घर में प्रवासिनी बनी। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं था, यथार्थ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। मूर्ति को, बड़ी बहन को, भारत माता को, इनमें माता को। भारत माता को। चलिए ये शायद रिपीट क्वेश्चन है। आगे सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है, तो यह भी क्या हो जाएगा, छयवादी युग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सितंबरा पर, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ग्राम्य संकलन की कविता पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का। यह भी रिपीट हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट हो गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि, यह भी आपका क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ये सारा क्वेश्चंस आपका रिपीट हो गया बाबू। गुंजन किस कवि का रचना है? यह भी आपका रिपीट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं, जितना रिपीट हो गया उसको मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, ये है भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, बिंदवासिनी। क्या हो जाएगा? ग्रामवासिनी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका रिपीट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे है, युगपत किस कवि की रचना है? अरे भाई ये भी रिपीट हो गया है, कैसे आप कंटेंट रिपीट कर गया है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ में किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है। यह भी आप लोग का रिपीट क्वेश्चन है। पंत की मृत्यु कब हुआ था? तो आइए हम लोग पढ़े थे 77 में हुआ था, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंत का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? पटना, साहब पटना, सारण वैशाली, कौसौनी अल्मोड़ा, फुटाटी राजस्थान। तो कौसौनी अल्मोड़ा जो कि उत्तरांचल में है, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पंत ने महाकाव्य लिखा था, उपन्यास, लोकतायन, बादल, युगवाणी। तो शायद युगवाणी ही होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि पंत के पिताजी का क्या नाम था? रामानंद पंत, गणेश पंत, रामदत्त पंत, गंगादत्त पंत। तो गंगादत्त पंत। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी थी। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका माता का नाम सरस्वती देवी। यही गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता, सीता माता, पृथ्वी माता, भारत माता। तो भारत माता के लिए, क्योंकि यहाँ पे गीता जैसे महान ग्रंथ का रचना हुआ है, उसके बाद भी यहाँ के लोग मूर्खता और अशिक्षा के कारण क्या है? गुलाम है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन से, माँ भारत माता का श्रेष्ठ मुख्य किस कवि ने किससे की है? तो छायुक्त चंद्र से। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। भारत माता में कवि कैसा? तो यथार्थ। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। चलिए, जातीय असमिता से दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से रिपीट कर दिया है लोग। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें क्या है? गंगा, जमुना, सतलज, सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, ब्यास, चिनाब। क्या हो जाएगा? गंगा यमुना के आंसू जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बता देते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता सारे जग की है, देवी, बहन, माँ, इनमें सभी क्या है? भारत माता माँ है, सारे जग की हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, गीता उपदेश देता है कर्म का, धर्म का, मोक्ष का, अर्थ का। तो कर्म का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। करुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा? दीनता का, कटुता का, धर्मात्मा का, इनमें से कोई नहीं, का, गरीबी का। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी कौन सा समास है? आप सब कमेंट करिए। चलिए चलिए, नहीं कर रहिएगा, इसको छोड़ दें। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ग्रामवासिनी कौन सा समास है? बताइए आप सब, बोलिए। बोलिएगा तो इसको छोड़ देंगे, या नहीं तो मैं बता दूंगा। बोलो कौन समास है? नहीं बताइएगा। चलिए आइए मैं बताता हूँ। द्विगु समास में क्या होता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास। जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास। जिसका प्रथम पद अवयव होता है उसे अव्ययी भाव समास। और जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास
किसे कहते हैं? तो जिसका पहला पद क्या हो, विशेष हो, अंतिम पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे। तो चाहे इसमें क्या होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द जितना है ना, ग्रामवासी, गांवों में निवास करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्राम निवासी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम वासनी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए मैंने सोचा कि आप इसको बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। गंगा यमुना कौन सा समास है बताइए? तो भाई जहां भी देखना हाइफन, वहां पे लगा देना द्वंद। कौन समास? द्वंद समास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि दैन जरित अपलत नत चितवन, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे है, आगे क्या हो जाएगा कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़? यह भी रिपीट क्वेश्चन है, 30 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांवों में भाई साहब निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन, यह पंक्ति किस कविता का है? तो भारत माता का है भाई साहब, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास घाटी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव के सुमित्रानंदन पंत को मानव संदर्भ के किस ओर आकृष्ट किया? तो समाजवाद की ओर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया था मिस्टेक से, मिस टाइपिंग से, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है आप सब जरूर कमेंट करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि आपका एनसीईआरटी का भी है, 2016 में पूछा गया है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत माता के स्वरूप ग्राम्य शोभ के झलक है, मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन गुलाम होने के कारण, परतंत्र होने के कारण यह हंसी फीकी पड़ गई है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ग्रसित, यानी कि जिस तरह से ग्रहण लग जाता है चंद्रमा पर तो अंधेरा दिखाई देता है, उसी प्रकार से हम लोग गीता प्रकाशनी है, उसके बाद भी है यहाँ के वातावरण में क्या छाई है? उदासी छाई हुई है। किसके कारण? तो गुलामी के कारण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? ये 2011 में पूछा क्वेश्चन है कंपार्टमेंटल, कि भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को जन्म दिया, अहिंसा का स्तनपान अपने पुत्रों को कराई, अतः विश्व के अंधार मुक्त करने वाली, संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। क्यों सफल है? तो समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा कम हम समझा रहे हैं ताकि आप सब, ये बहुत आसान है, समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2018 में, 11 में, 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 19 हुआ था, कसौनी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में कवि भारत वासियों का कैसा चित्र दिखता है? 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन। क्या भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों के नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूर्ख, असभ, अशिक्षित और भिक्षुक करने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ कहता है। 2013 के कंपार्टमेंटल में है कि भारत माता, भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशा विहीन हो गए हैं, दासता के में बंद कर अपने असीमित हो दिए हैं, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई है। कवि कहते हैं कि भारत माता गीता प्रकाशनी है, फिर भी वो ज्ञानमूढ़ है। भी यही ऑब्जेक्टिव, भी यही क्वेश्चन सी। चलिए अगला प्रश्न है
कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता के कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, या भारत माता कहाँ निवास करता है, या भारत माता कवि भारतीयों का कैसा चित्र 11, 13, 12 में पूछा गया है। तो प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत में यथार्थ चित्रण किया है कि भारत माता का फलस्वरूपी श्यामल है, धूल मैलासा आंचल, गंगा यमुना के जल अश्रुत स्वरूप है, यानी आंसू स्वरूप। ग्राम्य छवि को दर्शाते हुए भारत माँ की प्रतिमा जो है उदास है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई। तब भारत माता को अंग्रेज गुलामी के पकड़ रखा था, प्रधानता की पेश में जकर काल के कुछ फंसी भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए जाए अत्याचारों को देख रही थी। कवि ने स्वतंत्रता को दर्शाते हुए रीत किया है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई। चलिए यार, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करिए। ये हम लोग भारत माता के बारे में पढ़ रहे थे, कविता परिचय, उसके बाद से कवि परिचय, अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद से 2 नंबरिया क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फास्ट में कराता हूँ ताकि उधर पढ़ा देने के बाद क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए, आप सभी को क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्लास का बेनिफिट मिलते रहे। सबको बता दीजिए 7 बजे से लाइव क्लासेस चलता है, और जितने भी बच्चे ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करिए। तो आज के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।